माध्यमिक शिक्षा विभाग के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार डॉक्टर के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रसायन प्रवक्ता आज उपसंयोजी यौगिक अध्याय 9 के बारे में समझाएंगे। ये एक उपसंयोजी यौगिक ही है जिसे सिस्प्लेटिन के नाम से जानते हैं और इसका यूज़ जो है एंटी ट्यूमर एजेंट में करते हैं, यानी ट्यूमर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कम करने में किया जाता है। उपसंयोजी यौगिक के कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। उपसंयोजन संबंधी कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाएं, उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण, उपसंयोजी यौगिकों में समावयवता, उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन यानी बॉन्डिंग। उपसंयोजन यौगिक में जो आबंधन है इसमें हम 3 थ्योरी तुम लोगों को पढ़ाएंगे। एक तो वर्नर थ्योरी, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। धातु कार्बोनिल में आबंधन, उपसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व, उपसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु जो डी ब्लॉक का तत्व होता है वो होती है, जिससे एक निश्चित संख्या में अणु या आयन जुड़े रहते हैं और वो जिससे जुड़े रहते हैं उन्हें उपसंयोजी बंध का नाम दिया जाता है। उपसंयोजी बंध द्वारा वो अणु और आयन उस केंद्रीय धातु या आयन से जुड़े रहते हैं, जिन्हें अब बताएंगे हम लिगेंड्स कहते हैं। तो तुम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में 8वें चैप्टर में डी ब्लॉक संक्रमण तत्व पढ़ा होगा। उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें जो है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक रखा गया है, उपसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में ऐसा क्या गुण होता है जिसके कारण उपसंयोजी यौगिक बनाते हैं? एक तो इनका आकार छोटा होता है डी ब्लॉक के तत्वों का, दूसरा धनायन यानी धनावेशित चार्ज ज़्यादा होता है, और तीसरा डी कक्षकों की खाली डी कक्षकों की उपस्थिति रहती है, जिसके कारण जो लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। तो जो योगात्मक यौगिक हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक द्विलवण और दूसरा उपसंयोजन यौगिक। द्विलवण क्या होते हैं? द्विलवण वो होते हैं जो 2 लवणों से मिलकर बनते हैं और ये इक्विमोलर मिक्सचर में होते हैं, 1:1 में लेकर बनाया जाता है इन्हें। जैसे उदाहरण के तौर पर पोटाश एलम है या मोहर सॉल्ट है। तो पोटाश एमएल में 2 लवण कौन कौन से हैं? पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। इन दोनों से मिला के ये पूरा योगात्मक यौगिक बनाया गया है। इन यौगिकों की ये खासियत है, ये ठोस अवस्था में तो एग्जिस्ट करते हैं यानी पॉसिबल है इनका बनना, लेकिन जैसे इन्हें द्रव में घोलते हैं तुरंत अपने पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं और अपने आयनों का पूर्ण रूप से परीक्षण देते हैं। जैसे पोटाश एलम है, इसको अगर ठोस अवस्था में लें तो ये ऐसे योगात्मक यौगिक के रूप में रहता है, और यही अगर जो है द्रव में घोल दें तो 100% वियोजित हो जाता है, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन। यानी ये यौगिक अपनी पहचान खो देते हैं जल में घुलने के बाद। इसकी ये खासियत है। और इनके जो आयन्स हैं ये सबका ही परीक्षण देते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो योगात्मक यौगिक उपसंयोजन यौगिक होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं व्यवहार में। ये यौगिक ठोस अवस्था में भी और घुलनशील अवस्था यानी द्रव अवस्था में दोनों में बनना इनका संभव है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन यौगिकों में जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जैसे K4FeCN6 है, इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है FeCN6 4- है। तो जब इस यौगिक को पानी में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे, ना तो ये Fe2+ आयन का परीक्षण देंगे ना ही Cn का परीक्षण देंगे। इसलिए यौगिक अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। यानी ये यौगिक ठोस अवस्था में भी और घुलनशील अवस्था में दोनों में बनना इनका पॉसिबल है, और इनका वियोजन भी 100% नहीं होता। तो इन दोनों यौगिकों में तुम लोग बच्चों अंतर देख सकते हो। जो योगात्मक यौगिक 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, द्विलवण और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक। तो इस तरह से तुम लोगों को दोनों में अंतर आना चाहिए कि जो डबल साल्ट वाले द्विलवण वाले होते हैं वो ठोस अवस्था में बनना पॉसिबल है,
लेकिन जैसे ही घोलते हैं वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। जबकि जो उपसहसंयोजी यौगिक हैं वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं ठोस अवस्था में भी और द्रव अवस्था में। उसका भी कारण रहता है कि ये जो CN है ये आयरन के साथ एक उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं? उपसहसंयोजी बंध ये होते हैं, एक दाता परमाणु होता है, एक ग्राही परमाणु होता है। तो दाता से ग्राही की तरफ को तीर लगा के प्रदर्शित करा जाता है। एक उपसहसंयोजी बंध जो है इंडिकेट करता है कि उसमें आयनिक बंध भी है और सहसंयोजन बंध भी है। इन दोनों बंधों से मिलकर बनता है। अब उपसहसंयोजी यौगिक से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर तुम लोग इस पूरे चैप्टर की नॉलेज लोगे, क्योंकि ये सारा चैप्टर इन बेसिक टर्म पे ही आधारित है। जैसे पहला है उपसहसंयोजन अथवा समन्वय सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या होता है इसमें? इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जिससे एक निश्चित संख्या में अणु, उदासीन अणु या आयन जुड़े रहते हैं और वो जुड़े हुआ बंध कौन सा होता है? उपसहसंयोजी बंध होता है। तो जिसमें धातु और अणु जो उदासीन है जुड़े हुए हैं तो उस सारे को हम बोलते हैं उपसहसंयोजन या समन्वय सत्ता। इसे बड़े ब्रैकेट से लिखा जाता है, गुरु कोष्ठ बोलते हैं इसे, बिग ब्रैकेट हमेशा लिखा जाता है। इसमें दो ही चीज़ रहती है इसमें, एक धातु परमाणु या आयन और दूसरा उदासीन अणु या आयन, ये जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय परमाणु या आयन, सेंट्रल एटम और आयन। यानी जिस केंद्रीय परमाणु के साथ या आयन के साथ जो उदासीन अणु या आयन जुड़े रहते हैं उसे केंद्रीय परमाणु कहा जाता है, क्योंकि उससे निश्चित संख्या में ही जुड़े होते हैं वो अणु या आयन। तो केंद्रीय परमाणु जो है कोई धातु हो सकती है, डी ब्लॉक का तत्व हो सकता है, वो तत्व रूप में भी हो सकता है और आयनिक रूप में भी हो सकता है, जैसे FeCN6 4- है। नेक्स्ट है लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो निश्चित संख्या में अणु या आयन जुड़े रहते हैं उन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। यानी लिगेंड वो स्पीशीज होते हैं जिनमें कम से कम एक दाता परमाणु जरूर होता है और दाता से ग्राही की तरफ को तीर लगा के प्रदर्शित करता है। और जो लिगेंड्स होते हैं वो ल्यूइस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, यानी इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की होती है। और जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की होती है। तो ये लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु से किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? उपसहसंयोजी बंध द्वारा। क्या होते हैं उपसहसंयोजी बंध? एक दाता परमाणु होता है, एक ग्राही परमाणु होता है और दाता से ग्राही की तरफ को तीर लगा के प्रदर्शित करा जाता है। तो लिगेंड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर का मतलब क्या होता है? यूनिडेंटेट, यानी जिसकी एक डोनर एटम हो, जैसे H2O है। H2O में तुम देख सकते हो एक दाता परमाणु ऑक्सीजन है, NH3 में एक दाता परमाणु नाइट्रोजन है। तुम देख सकते हो इसकी संरचना में N के 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 यूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए मुक्त रहता है। H2O में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रहती है ऑक्सीजन की। दूसरा उदाहरण एक और लिया हुआ है इसमें, ये है EN। EN को बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन, यानी ये होता है दो द्विदंतुर, यानी इसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, देख सकते हो तुम लोग सूत्र इसका CH2NH2 CH2NH2। तो एक डोनर एटम N ये है, एक डोनर एटम N ये है, तो इसलिए बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। ऐसी जो है डेंटिसिटी बढ़ती रहती है, डोनेटिंग पावर बढ़ती रहती है, जैसे EDTA4- इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इसकी जो डोनेटिंग पावर है तुम देख सकते हो, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 2 N है जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म और 1 2 3 4 ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए मुक्त हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। और भी बहुत सारे लिगेंड्स की टाइप्स होती है, चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं? कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो किसी मेटल से जुड़कर कोई रिंग बना लेते हैं, वलय बना लेते हैं। जैसे उदाहरण CuEN2 EN क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन, यानी बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए यूनिडेंटेट कौन सा है, एक दंतुर कौन सा है, द्विदंतुर कौन सा है, बहुदंतुर कौन सा है, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है।
एक और टाइप के लिगेंड होते हैं, वो है उभयदंती। उभयदंती लिगेंड्स क्या होते हैं? उभयदंती लिगेंड्स वो होते हैं जिन लिगेंड की दोनों साइड्स यानी दोनों जगह इलेक्ट्रॉन जो दान करने के लिए मुक्त रहती है। जैसे NO2 माइनस में क्या है? एक साइड N है जो इलेक्ट्रॉन जो दान करने के लिए फ्री रहती है, तो इसे कहते हैं नाइट्राइटो N, और तो दूसरे में ऑक्सीजन की तरफ से फ्री है तो नाइट्राइटो O। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, आगे तुम लोगों को लिंकेज आइसोमेरिज पढ़ाएंगे जब वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है इसका कि बताइए कि उभयदंती लिगेंड्स क्या होते हैं। समझ में आ गया? उभयदंती लिगेंड्स क्या होते हैं? वो लिगेंड जिनकी दोनों साइड इलेक्ट्रॉन युग दान करने के लिए मुक्त रहती है। जैसे NO2 में N से भी मुक्त है और O से भी, HCN थायोसाइनेट में S से भी है N से भी है, ऐसे CN में भी साइनाइडो जो होता है C से भी डोनेट कर सकता है N से भी कर सकता है। तो इन्हें जो है हम उभयदंती लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, हाउ मेनी डोनर साइट अटैच विद द सेंट्रल एटम, यानी कितने लिगेंड्स की डोनर साइट हैं, या ये कह लो कितने उपसहसंयोजन बंध उससे जुड़े हुए हैं। हाउ मेनी डोनर साइट्स, जैसे PTCl6 है तो Cl बताया था मैंने, कैसा होता है Cl? मोनोडेंटेट लिगेंड्स, एक दंतुर, तो 6 Cl जुड़े हैं तो 6 इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उपसहसंयोजी बंध है, इसलिए इसका उपसहसंयोजन संख्या कितनी आएगी? 6। NH3 4 NiNH3 2+, इसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4, तो 4 डोनर साइट्स होगी, को भी ये मोनोडेंटेट है। और कुछ ऐसे भी उदाहरण देखोगे तुम लोग, ये बोर्ड में भी बहुत आता है कि बताइए COEN3 3+ में कितने क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, IUPAC नेमिंग में भी आता है इसका, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज में भी आता है इसका क्वेश्चन, बोर्ड में कंपटीशन में सब में बहुत क्वेश्चन आता है इसका। तो इसमें कई बार पूछते हैं बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तुम लोगों को ध्यान देना है कि जो लिगेंड्स है उसकी कितनी साइड जुड़ी हुई हैं, उसके साथ कितने डोनर एटम्स हैं। जैसे एक EN के अंदर तुम्हें बताया था मैंने फॉर्मूला क्या होता है EN का, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, कितने डोनर एटम्स हैं? 2। तो जब 2 डोनर एटम एक EN में हैं तो 3 EN में कितने डोनर एटम्स आएंगे? 6। तो कुल मिला के इसकी डोनर साइड 6 होंगी, उपसहसंयोजी बंध 6 बनेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा? 6 आएगा। तुम्हें ध्यान रखना है कि लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, उसके आधार पर तुम्हें डिसाइड करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। और देख सकते हो तुम ऑक्जेलेट C2O4 3-, इसमें वही बात आ रही है, ऑक्जेलेट में भी क्या होता है फॉर्मूला? COO- सिंगल बॉन्ड COO-, तो इसकी भी डोनर साइड 2 हैं, तो इसका मतलब कितने लिगेंड कितनी होंगी डोनर साइड्स इसमें? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे? 6, क्योंकि एक C2O4 की वजह से 2 बनते हैं तो 3 की वजह से 6 बनेंगे, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तुम्हारे वैसे भी सिलेबस में सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। समन्वय मंडल क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही रहता है जिसमें लिगेंड्स होते हैं और सेंट्रल मैटर रहती है, यानी किसी केंद्रीय धातु आयन से जितनी निश्चित संख्या में अणु जुड़े रहते हैं या आयन जुड़े रहते हैं वो हिस्सा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट है समन्वय बहुफलक यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से निश्चित संख्या में अणु या आयन जुड़े रहते हैं तो वो एक 3 डायमेंशनल फिगर में अलग अलग तरीके से एडजस्ट रहते हैं, यानी उनकी जो व्यवस्था होती है उनमें अंतर रहता है। 3D व्यवस्था में अंतर होता है लिगेंड्स की, जो 3D व्यवस्था में अंतर होने से उनकी संरचनाएं अलग अलग प्रकार की बन जाती है। जैसे तुम देख सकते हो CONH3 3+, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 6, क्योंकि इसमें डोनर साइट्स भी 6 होंगी। अब इसकी संरचना देखते हैं, अष्टफलकीय संरचना होगी। अष्टफलकीय कैसे बनती है? 4 लिगेंड्स ऐसे आ जाते हैं और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होता है, ये कहलाती है ऑक्टाहेड्रल शेप। नेक्स्ट है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल शेप। कैसी होती है टेट्राहेड्रल? 2 बैलेंसी तो प्लेन पे रहती है, एक प्लेन के पीछे और एक प्लेन के आगे, ये वाली चतुष्फलकीय संरचना होती है।
वर्ग समतुल्य में चारों जो हैं लिगेंड्स इस व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। यानी ये होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर। ये तीन ही शेप तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन में। याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो कन्फर्म है उसकी संरचना कैसी होगी, अष्टफल की होगी। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसमें तुम्हें बाद में समझाएंगे, वीबीटी में समझाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि एक संरचना चतुष्फलकीय बन जाती है और एक संरचना वर्ग समतलीय बन जाती है। जैसे वर्ग समतलीय का उदाहरण तुम देख सकते हो NiCN4 चतुष्फलकीय का उदाहरण भी लिख सकते हो NiCO4। तो बहुत सारे उदाहरण तुम्हारे ये जो संयुक्ता आबंध सिद्धांत है उसमें समझाया जाएगा कैसे संरचना इनकी प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण संख्या, उपसेचन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर जितने वास्तविक और काल्पनिक आवेश होता है, जो आवेश निकल के आता है केंद्रीय धातु परमाणु का, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करती है। तुम लोगों ने 11th में ही पढ़ा हुआ ऑक्सीकरण संख्या वाला चैप्टर, कैसे निकालते हैं किसी की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे आयरन है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो X मान लिया उसे, तो K क्या है, एल्कली मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी चार्ज कितना होगा, इसका +1 होगा, और Cn का होता है -1। तो X +1 × 4 और -1 × 6, ये सारे जोड़ दो बराबर 0 के, तो X बराबर +2 आएगा तुम्हारा। अगर मैं यहाँ पे K4 की जगह K3 कर दूँ तो बताओ कितनी आएगी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या। K3 कर दिया तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ -6 और ये X है ये = 0, तो X = +3। यानी K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ रही है। यानी इसमें जो आयन्स हैं कौन से आयन हुए, फेरस आयन। और अगर K3 कर देता हूँ तो यहाँ फेरिक आयन हो जाएंगे। होमोलिटिक और हेप्टेलिटिक संकुलन क्या होता है। होमोलिटिक का होमो मतलब सेम, जब किसी सेंट्रल मेटल से सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं, वन टाइप के लिगेंड्स होते हैं, तो समझ जाना वो कहलाता है होमोलिप्टिक। जैसे आयरन सेंट्रल मेटल हो गई और इससे लिगेंड सारे एक जैसे हैं, Cn ही है सारे लिगेंड, साइनाइड आयन, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने बता दिया था 6 होगा। और कॉम्प्लेक्स कौन से कहलाएगा, होमोलिप्टिक। होमो मतलब सेम, सारे लिगेंड एक जैसे। हेट्रोलिप्टिक का मतलब जिसमें अलग अलग लिगेंड्स हो, एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड्स हों, जैसे CO Cl2 NH3 4+, इसमें Cl भी एक लिगेंड है और NH3 भी एक लिगेंड है, तो दो तरह के लिगेंड्स हैं इसमें, इसलिए हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। अब जितना पढ़ाया उसका सबका एक तरह से समराइज्ड जो मटेरियल है वो तुम्हारा इसमें पूरा लगा हुआ है। अब तुम ढंग से देखो, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स में तुम्हें क्या ध्यान रखना है संकुल आयन में, एक तो बड़ा ब्रैकेट सबसे विशेष है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट जो है इंडिकेट करता है कि तुमने कॉम्प्लेक्स पार्ट जो कभी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता पानी में, एक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, वो बहुत ध्यान रखना है। क्या चीज़ होती है उसके अंदर, दो ही चीज़ रहती हैं इसके अंदर, एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और दूसरे उदासीन अणु या आयन। अधिकतर ऋणायन होते हैं जो जुड़े रहते हैं। तो CO यहाँ पर क्या है, CO यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन है। NH3 यहाँ पर क्या है, लिगेंड्स। कितने हैं लिगेंड, 6। अब 6 लिगेंड्स हैं, वो भी यूनिडेंटेड यानी एक दंतुर हैं, इसलिए इसका उपसहसंयोजन संख्या भी कितनी आएगी इसकी, 6। और जो बड़े ब्रैकेट के बाद बचा रहता है, अब ये ध्यान देना है तुम्हें कि बड़ा ब्रैकेट के बाद में कुछ है या पहले कुछ है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कैटायनिक यानी धनायनिक कॉम्प्लेक्सेस आयन, ऋणायनिक और उदासीन। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले है यानी संकुल आयन वाला पार्ट पहले है तो वो तुम्हारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। यानी इसके अंदर 2 तरह के मंडल हो गए, एक उपसहसंयोजन मंडल और एक आयनन मंडल, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर बाद में है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर केवल कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही है तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी उदासीन कॉम्प्लेक्सेस। अब तुम्हें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना, वो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना बता रखा है, बताया भी था मैंने। CO को X मान लिया, NH3 उदासीन अणु है, कोई आवेश नहीं होता, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, तो 6 × 0 और -3, एक Cl पे -1 चार्ज होता है। Cl पता ही है तुम्हें हेलोजन फैमिली का तत्व है। हेलोजन फैमिली के तत्वों की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, -1।
तो -3, क्योंकि इसकी परमाणुकता 3 है, एक Cl पे -1 चार्ज होता है तो 3 Cl का -3 बराबर 0, पूरा अणु ले रहे हैं इसलिए टोटल चार्ज 0 के बराबर लेंगे, तो x बराबर +3 आएगा। ये इसकी क्या बताती है, ऑक्सीकरण संख्या को बताती है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड्स मिलके क्या बनता है, उपसह संयोजन मंडल। इसके अलावा जो बचता है वो आयनन मंडल है। उपसह संयोजन संख्या ये बताती है कि कितने उसके साथ उपसह संयोजी बंध जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तुम लोगों को ध्यान रखना है। अब तुम्हारा ये जो है होमवर्क है, जो तुम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जितना पढ़ाया गया है तुम्हें सारा, वो तुम्हें फोकस करना है कि तुम लोगों को कितना समझ में आया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कितना तुम लोगों ने समझा है इसमें, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, मैंने सपोज करो पहला उदाहरण लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से जटिल तथा द्वि लवण को पृथक कीजिए। तो तुम लोगों को साफ दिख जाएगा कि कौन सा द्वि लवण है, कौन सा तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो कौन सा है, पोटेशियम डाइसाइनोएडेंटेट फर्स्ट, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। और दूसरा जो है मोह लवण, मोह लवण तो तुम्हारे मोह लवण का क्या सूत्र होता है, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। इसका उदाहरण है मोह लवण। मोह लवण वैसे भी तुम्हारे सिलेबस में है, तुम लोगों का प्रैक्टिकल्स में जो टाइट्रेशन पढ़ोगे, तुम अनुमापन पढ़ोगे, उसमें भी जरूरत पड़ती है मोह लवण की। और एग्जामिनर भी पूछता है इस बात को कि मोह लवण में क्या होता है, मोह लवण में कौन से दो लवण होते हैं उसमें, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, दो लवणों के इक्विमोलर मिक्सचर में बनने से बना है। यानी ये हो गया तुम्हारा द्विलवण। पोटाश एलम भी द्विलवण है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो तुम लोगों को अच्छी तरह से फोकस रखना है दिमाग में कि भाई कौन से द्विलवण होते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ऐसे तुम लोग इसमें देख सकते हो K4FeCN के बिल में Fe+2 आयन उपस्थित होते हैं, तो आंसर मिल जाएगा। जब ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे Fe की तो कितना आएगा, हल होकर 2 ही आएगा। x +4 - 6 = 0, तो +2 आ जाएगा। K2SO4 Al2SO4 के उल्टराइन 24H2O में उपस्थित कौन कौन से आयन बनेंगे, तो बताया था जो डबल सॉल्ट होते हैं वो पानी में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, 100% डिसोसिएशन होता है उनका। तो जब ये ब्रेक होगा, पोटेशियम आयन बनेंगे, सल्फेट आयन बनेंगे, एल्युमिनियम आयन बनेंगे, तो सारे आयन्स बन जाते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो कौन कौन से आयन बने इसमें, K+SO4 2- Al3+। लिगेंड क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। लिगेंड तो तुम्हें बताया था क्या होते हैं, क्या होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स वो उदासीन व आयनिक स्पीशीज होते हैं जो सेंट्रल मेटल को या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं और वो उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और एक निश्चित संख्या रहती है उनकी। मैंने तो बताया ज़्यादातर 4 और 6 के एग्जाम्पल तुम लोगों के ज़्यादा सिलेबस में वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। बहुत सारे उदाहरण भी बताएं। NH3 बताओ कौन सा लिगेंड्स है, कितनी डोनर साइट्स हैं। NH3 जो है यूनिडेंटेड यानी एक दंतुल लिगेंड है क्योंकि उसकी डोनर साइट एक ही है, वो N है। H2O की डोनर साइट भी O है, एक ही होगी। तो इस तरह से तुम लोग जो है सारे उदाहरण तैयार कर सकते हो। निम्नलिखित में से धनायनिक ऋणायनिक उदासीन जटिल आयनों को पृथक कीजिए। अब मैंने बताया तुम्हें जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है उसके बाद देखना है तुम लोगों को कोई स्पीशीज है कि नहीं। अब देखो जैसे K2HgI4 बताओ ये कौन सा है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल। देखो इसमें बड़ा ब्रैकेट बाद में दिया गया है तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर बाद में है, तो इसका मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ऋणायनिक जटिल यौगिक है या आयन है, ठीक है। इसमें देखो तुम कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले दिया गया है, बड़ा ब्रैकेट देख लो, बड़ा ब्रैकेट अगर पहले है तो समझ जाना वो धनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ऐसे इसमें देखो बताओ K3FeCN6 में ब्रैकेट बाद में है, यानी एक तो आयनिक मंडल है, एक उपसहसंयोजन मंडल है, तो उपसहसंयोजन मंडल बाद में है, इसलिए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। NiCO4 देखो इसमें आयनिक स्पेयर है ही नहीं, तो इसलिए ये उदासीन है यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें भी देखो तुम लोग केवल ब्रैकेट ही है यानी ग्लूकोस्ट है, तो इसलिए ये भी एक तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ये देखो ये बताओ सोच के अच्छी तरह से,
ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तुम देख रहे हो कि बड़ा ब्रैकेट पहले आ रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले है, तो इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो तुम लोग आसानी से, तुम लोग की जो बेसिक चीज़ है इस चैप्टर की, वो सबसे अच्छे से ध्यान देना है कि भाई वो सेंट्रल मेटल क्या है, उससे किस तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं, मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट हैं, हेक्साडेंटेट हैं, पेंटाडेंटेट हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स हैं। समझ में आ गई बात? उभयदंतु लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं। कौन से लिगेंड, तुम्हें फोकस करना है इस पर, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट जो तुम्हें एप्लीकेशंस कराएंगे, तुम्हें बताएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। जैसे तुम जैव तंत्र में बोलो, जैव तंत्र में जो क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वर्णक का काम करता है। किसका कॉम्प्लेक्स होता है वो? मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है सेंट्रल मेटल? आयरन। विटामिन B12 में कौन सा सेंट्रल मेटल होता है? कोबाल्ट। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंस है। सिस्प्लेटिन का यूज़ कहाँ करा जाता है? जो एंटी ट्यूमर एजेंट है, यानी ट्यूमर की जो कोशिकाएं हैं उनको कम करने में उपयोग होता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ओके।